अपनी कभी इनकी उनकी सुनी है, क्या क्या बताए माला कैसे बुनी है, क्या क्या बताए माला कैसे बुनी है। हाथ पाँव मेरे कभी, हाथ पाँव मेरे कभी जिंदगी कटी, हाथ पाँव मेरे कभी जिंदगी कटी, इस तरह कुछ जिंदगी से जंग ढली है। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज का ये कार्यक्रम काव्य संध्या, कविता के रंग, रामदास मिश्र के संग, जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी, जो स्वयं में साहित्य का एक बृहद हस्ताक्षर। इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा मैम, और स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एल्यूमनाइज की पूरी टीम। कार्यक्रम का संचालन बेहतरीन हिंदी कवि ओम निश्चल जी के हाथ में। आज की काव्य संध्या हमारी 21वीं काव्य संध्या है, जिसका संचालन ओम निश्चल जी कर रहे हैं। ओम निश्चल जी के हाथों में संचालन की पदभार सौंपने से पूर्व अपनी एक छोटी सी गजल आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी के चरणों में अर्पित करता हूं कि आज पुनः फिर मैंने गाया गीत पुरानी यादों में, आज पुनः फिर मैंने गाया गीत पुरानी यादों, गीत पुरानी यादों में। जब से हमने की है मोहब्बत बस हारे ही जाते हैं, जब से हमने की है मोहब्बत बस हारे ही जाते हैं। अब तो बनकर याद ही आती जीत पुरानी यादों, अब तो बनकर पुरानी यादों में। इसीलिए तो आते जाते रहते हैं हम ख्वाबों, इसीलिए तो आते जाते रहते हैं हम ख्वाबों में। कहीं भटकती मिल ही जाए प्रीत पुरानी यादों में। माँ अक्सर ही कहती है, माँ अक्सर ही कहती है भूलो ना जर्द दीवारों को, माँ अक्सर ही कहती है भूलो ना जर्द दीवारों को। कोई ना कोई मिल ही जाती नींद पुरानी यादों में। आज हवाएं आग उगलती और आज हवाएं आग उगलती और है गर्मी बातों में, आज हवाएं आग उगलती और है गर्मी बातों में। हमको अब भी मिलती बेबस, हमको अब भी मिलती बेबस शीत पुरानी यादों, हमको अब भी मिलती बेबस शीत पुरानी यादों। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का संचालन आदरणीय ओम निश्चल जी के हाथों में सौंपते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम का संचालन भार संभालें। आदरणीय ओम निश्चल जी। ओम जी अपने को अनम्यूट कीजिए। बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। यहाँ सचेतक ही सोया हुआ है, बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि रविशंकर जी ने एक खूबसूरत गजल से इसका आगाज किया है, जैसी कि हमारी परंपरा रही है। और हमें ये ज्ञात है चूंकि यहाँ पर हमारे आमंत्रित कवियों में वरिष्ठ कवि मोहन कुमार डेहरिया हैं, राजेश शुक्ल जी हैं, डॉक्टर आरसी शुक्ल और प्रतिमा सिन्हा जी हैं। हमें बताना चाहेंगे कि पिछले अप्रैल माह से ये गोष्ठी चल रही है और इस गोष्ठी में रामदास जी आज की हिंदी की दुनिया के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं लेखकों में। वे विभिन्न पीढ़ियों के कवियों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उनकी इस इच्छा को मूर्त रूप दे रही हैं उनकी बेटी स्मिता मिश्र, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज में। और इस श्रृंखला में काफी कवियों ने, अभी मैंने देखा कि लगभग 80 कवि काव्य पाठ कर चुके हैं। लगातार ये श्रृंखला जारी है। हर रविवार को 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। इसका शुभारंभ एक बांसुरी वादन से होता है मंगल ध्वनि के रूप में। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि कविता का पाठ आम जनता तक पहुंचे और जो साहित्य का पर्यावरण है वो निरंतर शुद्ध होता रहे। तो आज के हमारे कवि जिनके सानिध्य में रामदास जी हैं, उनमें मोहन कुमार डेहरिया जी हैं जैसे कि बताया, राजेश शुक्ल जी हैं मुरादाबाद से, प्रतिमा सिन्हा जी हैं मुंबई और काशी से, और आज की मंगल ध्वनि के लिए उपस्थित हैं वेद मित्र जी। तो
सबसे पहले मैं वेद मित्र शुक्ल जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंगल ध्वनि के लिए वे प्रस्तुत हों। मंगल ध्वनि। धन्यवाद गुरुवर। परम आदरणीय रामकृष्ण मिश्र जी, माता जी को सादर प्रणाम। धन्यवाद हम सबके वरिष्ठ साहित्यकार ओम निश्चल जी ने इस अवसर दिया कि मैं मंगल ध्वनि प्रस्तुत करूं। ये नवरात्र का समय है और ऐसे समय पर एक विशेष जय माँ से एक धुन है और वही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए जिसे प्रस्तुत कर रहे थे वेद मित्र शुक्ल जी। आज के कवि समवाय में जैसा कि हम देख रहे हैं, मोहन कुमार डेहरिया हैं जो कि एक वरिष्ठ कवि हैं, साठोत्तर हैं और कविता की दृष्टि से जो प्रदेश बहुत उर्वर माने जाते हैं,
और मध्य प्रदेश की जो संरचना है, साहित्यिक संरचना है, उसमें प्रिया जी एकांत में रहने वाले कवियों में हैं। बहुत आत्मप्रचार के केंद्र में नहीं रहे वे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते रहे, विभिन्न जगहों पर उनकी पदस्थापनाएं होती रहीं, लेकिन उन्होंने 3-4 कविता संग्रह दिए हैं जिसमें उनका बोलना, कहाँ होगी हमारी जगह, न लौटे कोई इस तरह, तो न लौटे कोई इस तरह, जिसमें एक प्रेम कविताओं का संग्रह भी है। आयामों को, चूंकि छिंदवाड़ा का जो लोक है और बहुत ही वैचारिक शक्ति ग्रहण करते हुए आता है, तो ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे यहाँ हैं जिनको कि साठोत्तर कविता के मूल्यांकन के लिए हमें ध्यान में रखना होता है, वे ध्यानाकर्षी कवियों में हैं, इसलिए उनका स्वागत। आज के कवियों में डॉक्टर R.C. शुक्ल हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं मुरादाबाद में, लेकिन कवि साधना में इतने तल्लीन हैं कि वे लगातार लगभग वे 70-75 की वय के आसपास हैं, लेकिन अपने को बिल्कुल युवा कवियों की तरह सक्रिय किए हुए हैं। अनेक काव्य के रचयिता और विभिन्न काव्य प्रयोगों के माध्यम से तल्लीन रहने वाले डॉक्टर R.C. शुक्ल, जो कि राजेश शुक्ल के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और वे सक्रिय हस्ताक्षरों में एक हैं शुक्ल जी, ये मैं कहना चाहता हूं। और प्रतिमा सिन्हा जी जो कि मशहूर रंगकर्मी रही हैं बनारस की, विद्यालय से जुड़कर सांस्कृतिक गतिविधियों को और कविता को, कहानी को, रंगमंच को छात्रों के बीच ले जाने में बड़ा काम किया है। आज वो मुंबई पहुंच गई हैं, लेकिन मुंबई पहुंचकर भी उन्होंने अपनी इन गतिविधियों से नाता नहीं तोड़ा। इनका एक संग्रह दिल दरवेश आया और उसमें दिल की बातें इन्होंने की हैं, और जब मैंने पुकारूंगा तो इनकी कविता का अंश भी आपके सामने रखूंगा। आपको लगेगा कि कविता, कला, रंग, कर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े जितने प्रत्यय हैं उन्हें वे अपने विचारों में, अपनी गतिविधियों में खंगालती हैं। और जैसे कि रिफाइनरी से आती हुई आवाज है, उनकी आवाज है, वैसी भाषा है, वैसा ही इनका कलात्मक आकल्पन है। तो बहुत बहुत स्वागत इस कवि समवाय में हमारे सभी आमंत्रित कवियों का। हम देख रहे हैं कि रामदर्श मिश्र इस वय में किस तरह कविता को प्यार करते हैं। आराम करने के समय को वे कविता की रचना के साथ साथ विभिन्न विधाओं में वे रचनारत रहे हैं। हमारे सभी सुनने वाले जानते हैं कि 100 से ज्यादा पुस्तकें और जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उन विधाओं में उनकी हर विधा में खासी संख्या में पुस्तकें हैं और उनके पाठक देश विदेश में फैले हुए हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में इतनी तल्लीनता से ऑनलाइन काव्य पाठ को सुनने के लिए सक्रिय है, उनके साथ उनकी सहधर्मिणी सरस्वती मिश्री भी हैं, इसलिए पूरे कवि सदन का मेरी ओर से भी उन्हें नमन और अभिनंदन। और इस कविता क्रम को मैं शुरुआत करना चाहूंगा मां सिन्हा से। जैसा कि मैंने कहा, दिल दरवेश इनका संग्रह आया था और उसमें एक इनकी कविता है कि मैं बारिश होना चाहती हूँ तुम्हारे घर से निकलते ही, तुम पर बरस पड़ने को बेताब, लेकिन जानती हूँ तुम्हें आदत नहीं है रेन कोट रखने। तो ये छोटी कविता वैसी है जैसे केदार जी ने कभी लिखा था कि दुनिया को उसकी हथेलियों की तरह नर्म और सुंदर होना चाहिए। प्रेम और अनुराग का समुच्चय है इस वाक्यांश में, लेकिन थोड़ी सी पदावली में प्रेम की ऐसी चितवन उकेर देना आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफी इसमें पटु है। प्रेमियों के पास तो बातें अनंत होती हैं, लेकिन कविता की वो धारावाहिक बदकही नहीं है। इस चुनिंदा शब्दों, वाक्यों, पदों में सार्थक रचने का एक उपक्रम है। तो सांस्कृतिक और ये मैं कहूँ कि सांस्कृतिक कर्मी और रंगकर्मी और अब कवयित्री भी प्रतिमा सिन्हा का जो पहला संग्रह है दिल दरवेश, उसका मेरे ऊपर भी एक अक्स है, एक इम्प्रिंट मेरे ऊपर पड़ा है। मैं चाहता हूं वे कविता को जिजीविषा की तरह धारण करती हैं। प्रतिमा सिन्हा जी से आग्रह है कि वे अपनी कविताओं के साथ आए। वे 10-12 मिनट रमकर तल्लीनता से काव्य पाठ कर सकती हैं। हमारे सभी सुधी श्रोता रसिक उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। स्वागत प्रतिमा सिन्हा जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय ओम मिशेल सर, आपने मुझे इस बहुत ही प्रतिष्ठित गोष्ठी में आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। आपके समक्ष कुछ शब्द बोलना ही बहुत बड़ा विषम है और बहुत ही विनम्र भाव से, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं मेरे अलावा सब सचमुच सिद्धहस्त कवि हैं, रचनाकार हैं। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि जो कुछ मैं लिख देती हूँ वो कविता नहीं भी हो सकती है। मुझे लगता है शायद जैसे कोई बाल मन होता है कि हम समझ लेते हैं परछाई में पानी में पड़ रहा अगर चांद का अक्स हो तो हम समझते हैं कि वो चांद है। फिर भी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है तो समझती हूँ चलो कलम हाथ में पकड़ी है तो कोई ना कोई तुरंत आ ही रहा है। बहुत बहुत आभार। छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाऊंगी और 2 गजलें सुनाऊंगी अगर आपके आदेश हो तो। वो भी गजलें मैं लिखती हूँ जी। उसके पहले अपने लेखन को लेके एक, जिसे कहते हैं ना डिस्क्लेमर, कोई फिल्म जब शुरू होती है तो डिस्क्लेमर आता है, तो एक डिस्क्लेमर पढ़ना चाहती हूँ कि घृणा की लीति कठिन है, विश्वासघात एक जटिल भाषा है और राजनीति तथा अर्थशास्त्र असाध्य विषय हैं। ऐसे में मैं ये आसान इन्वर्टेड कॉमा में है कि ऐसे में मैं अपने लिए आसान मार्ग चुनती हूँ। हाँ जी, मैं प्रेम कविताएं लिखती हूँ। क्या बात। तो मुझे प्रेम करना सबसे आसान लगता है, इसलिए वही मैं करती हूँ। जटिल है लेकिन मुझे आसान लगता है। कविता जो मेरी पहली में पढ़ रही हूँ उसमें प्रेम ही है। उसमें मेरा एक भाव है कि मैं बनारस की हूँ और वहाँ पे मोक्ष का जो मोक्ष शब्द हमारे जीवन शैली का एक अंग माना जाता है और मानते हैं कि मोक्ष के लिए काशी जाते हैं। काशी वासियों का मोक्ष से बहुत गहन संबंध है। तो मैं मोक्ष को कैसे देखती हूँ प्रेम में होकर मैं ये पढ़ रही हूँ। स्वागत। अब ये एकदम तय है, अब ये एकदम तय है कि मैं कभी मोक्ष नहीं पा सकूंगी। अब ये एकदम तय है कि मैं मोक्ष कभी नहीं पा सकूंगी। नहीं मिलेगा मुझे कभी आत्मा परमात्मा का गुण ज्ञान और ना ही कभी अपनी श्वास गति और कुंडलिनी के गहन रहस्यों को समझ पाऊंगी मैं। कहते हैं इन सबके लिए ध्यान लगाना पड़ता है और जानते हो ना, मेरे लिए ध्यान लगा पाना असंभव काम है, क्योंकि ध्यान मन मस्तिष्क की वो अवस्था है जहाँ सब शून्य होता है। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर भी कोई नहीं, कोई हलचल, कोई अनुभूति नहीं, सब कुछ शून्य होता है ध्यान में। ध्यान में आती जाती श्वास और तालबद्ध धड़कन को सुनना होता है, समझना होता है, बाकी सब कुछ विसार के। और मेरे लिए बस यही तो असंभव है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि मन मस्तिष्क तुमसे खाली हो। शून्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी सोच को एक पल के लिए अकेला कहाँ छोड़ते हो? और ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे सिवा मैं कभी कुछ और सोचूं, फिर चाहे वो मेरी अपनी आती जाती श्वास और लयबद्ध धड़कन ही क्यों न हो। तो फिर तय है कि कभी नहीं लगा पाऊंगी मैं ध्यान, कभी नहीं पा सकूंगी मोक्ष। तुमसे प्रेम करना ही मेरी अंतिम गति है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस उत्साहवर्धन के लिए। अब एक और कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जानकार लोग समझाते हैं मुझे, जानकार लोग समझाते हैं मुझे, अब कविताएं न लिखो, इनका कोई भविष्य नहीं, इनको कोई सुनने वाला नहीं, इनको कोई समझने वाला नहीं। जानकार लोग समझाते हैं मुझे। विशेषज्ञ कहते हैं काव्य शास्त्र के नियमों को तोड़ती बिना छंद तुक लय गान वाली कुछ पंक्तियां कविता नहीं हो सकती। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे भाव अक्सर कविता बनकर ही जन्म लेने पर आमादा हो जाते हैं, वो भी बिना छंद तुक लय और गान के। मैं कैसे कहूं कि मेरी अनिच्छा के बावजूद मेरी अनुभूति बार बार मेरे जहन में कविता बनकर ठहर जाती है, जैसे तमाम सावधानी और सारे विरोध के बावजूद
जन्म लेने की जिद में गर्भ में ठहर जाए कोई अनिच्छित बेटी। मुझे पता है बेटी जन्मेगी तो दुख ही भोगेगी। मुझे पता है कि बेटी जन्मेगी तो दुख ही भोगेगी, भरती रहेगी उम्र भर जीवन के पनघट से आंसुओं की गगरी, पाएगी उलाहने अस्वीकृतियां, सुनेगी कटाक्ष, पाएगी उलाहने अस्वीकृतियां, सुनेगी कटाक्ष अपने रूप, रंग, आकार और उन्मुक्त व्यवहार के लिए। लेकिन सिर्फ ये डर बेटी को पैदा होने से रोक नहीं पाता और ना ही मुझे रोक पाता है एक अनगढ़ असुंदर ही सही कविता रच देने से। इस तरह मेरे मानस गर्भ से जन्मती है, इस तरह मेरे मानस गर्भ से जन्मती है विशेषज्ञों, समीक्षकों, विश्लेषकों और पाठकों की पैनी पारखी नजरों से बेपरवाह और आलोचनाओं से बेअसर एक असुंदर लेकिन जिद्दी कविता, और मैं बच जाती हूँ भ्रूण हत्या के पाप से। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और अपने लेखन की सीमाएं जानते हुए जो मैं खुद से कहती हूँ उसे ही कविता के रूप में उतारती हूँ। तो ये मेरी ही अपनी बात थी कि जो मैं लिखती हूँ वह सुंदर हो सकता है मगर मेरी अभिव्यक्ति होती है। अब गजल अगर सर आपकी अनुमति हो तो गजल कहूंगी तो गजल के स्थापत्य को एक नया आकार देने वाले रामधर जी के सानिध्य में आप पढ़ रही हैं, तो पूरी उन्मुक्तता के साथ गजल पढ़े, वो भी कविता की एक विधा है। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सर। एक गजल के का मतला और मक्ता पढ़ूंगी और कुछ शेर पढ़ूंगी। खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, बचाई करके। क्या बात, क्या बात, क्या मतलब है। खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, बचाई जान अपनी बस खुदा खुदा करके, बस एक झटके में मुझको वो तोड़ सकता था, बस एक झटके में मुझको वो तोड़ सकता था, तबाह जरा करके। तबाह जिसने किया है जरा जरा करके, बस एक झटके में वो मुझको तोड़ सकता था। तबाह जिसने किया है जरा जरा करके, और जनाब एक है दीवाना दूसरा नाचे, जनाब एक है दीवाना दूसरा नाचे, दिमाग कैसे चले दिल से मशवरा करके। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। जनाब एक है दीवाना दूसरा नाचे, दिमाग कैसे चले दिल से मशवरा करके। और एक शेर है कि बदन भी छोड़ना होगा लिबास भी छोड़ो, बदन भी छोड़ना होगा लिबास की छोड़ो, कहाँ फंसे हो मियाँ ये तेरा मेरा करके। क्या बात, क्या बात है। बदन भी छोड़ना होगा लिबास की छोड़ो, कहाँ फंसे हो मियाँ ये तेरा मेरा करके। और मक्ता है, मक्ते में मैं प्रतिमा के साथ तखल्लुस के तौर पे शहर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, प्रतिमा शहर। तो मक्ता है कि शहर के आते ही दिल को उदास करते हैं, शहर के आने, शहर के आते ही दिल को उदास करते हैं, जो ख्वाब टूटते हैं रात खुशनुमा करके। क्या बात है। जो आपका खुद को ही ना खुदा करके, बचाई जान अपनी बस खुदा खुदा करके। अगर एक गजल के 4 बस मिसरे पेश करना चाहती हूँ तरन्नुम में, अगर आपकी तरन्नुम, बिल्कुल बिल्कुल, आपके तरन्नुम का भी स्वागत है जी। और वो सिर्फ इसलिए कि आप सबका आशीर्वाद और जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक गजल के एक मतला और 2 शेर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी जी, स्वागत। मुसलसल राह था मंजिल नहीं था, मुसलसल राह था मंजिल नहीं था,
वो मेरे देश का हासिल नहीं था, वो मेरे देश का हासिल था, मुसलसल राह था, मंजिल नहीं था। जब टूट कर उसे जब टूट कर चाहा तो जाना, वो मेरे इश्क के काबिल नहीं था, बहुत खूब। वो मेरे इश्क के नहीं था। वो जिस पर कत्ल का इल्जाम अब है, वो जिस पर कत्ल का इल्जाम अब है, वो जिस पर कत्ल का इल्जाम अब है, पुराना दोस्त कातिल नहीं था, पुराना दोस्त था नहीं था, वो मेरे देश का हासिल नहीं था, मुसलसल राह था, मंजिल नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत मुसलसल राह था, मंजिल नहीं था, वो मेरी जीत के काबिल नहीं था। सारे शेर बड़े लाजवाब, और मुझे लगता है कि काशी के बाद जो बंबई की गतिविधियां हैं उसका कोलाहल और कलरव है, आपकी गजलों से काफी अनगुंज में केवल आप ही काशी की नहीं है, काशी से रिश्ता तो डटरा लंबा रहा है। और वहीं गीत आए थे पहली बार, गीतों में ताजगी का आवाहन जैसे हुआ, और उसके बाद फिर नई कविता में शामिल हुई, और बैरंग बेनाम चिट्ठियां से होते हुए 24 कविता संग्रह देने वाले रामदास जी का उसी काशी से रिश्ता रहा है, जो कि भारतेंदु की काशी है, काशीनाथ सिंह की काशी है, ज्ञानेंद्र पद की भी काशी है, आपकी भी काशी है, यायावरी की काशी है। और ये जो आपने प्रेम और मोक्ष को आपने समानांतर रखा है, मुझे लगता है कि सारे कवियों का यही केंद्रीय भाव है, खाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। उसी काशी के कबीर ने ये बात कही है। तो ये जो कविता में स्निग्धता है, जो कोमलता है, उसे बचाने का काम आज की कविताएं कर रही हैं। और अभी अपनी गजलों और कविताओं के माध्यम से प्रतिमा सिन्हा जी ने स्त्री की कोमल आवाज को यहाँ पर सामने रखा है, और उतनी दृढ़ता के साथ, वो मेरे जीत के काबिल नहीं था। बहुत ही अच्छी गजलें, बहुत ही अच्छी कविताएं, बहुत अच्छा आगाज इस काव्य संध्या का। और अब हम पुकारना चाहते हैं डॉक्टर आरसी शुक्ला को, जो कि अकादमिक दुनिया में इसी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके लिए एक हिंदी नाम भी होना चाहिए, जो कि है उनका, राजेश शुक्ला जी। मुरादाबाद में रहते हैं, जहां पर माहेश्वर तिवारी रहते हैं, अच्छे ललित गीतकार। लेकिन मुरादाबाद को नई कविता के फॉर्मेट से, उसके स्थापत्य से नई राह और रंगत प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर आरसी शुक्ला जी, राजेश शुक्ल जी। उनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी हैं, और अभी भी उनके 2 संग्रह प्रकाशनाधीन हैं। वे खुद संगीत की दुनिया में भी दखल रखते हैं और कविताएं बड़े चाव से पढ़ते हैं। मैं उनसे आवाहन करता हूं, उनका आवाहन करता हूं, आमंत्रित करता हूं इस काव्य संध्या को अग्रसर करने के लिए अपनी कविताओं के साथ। डॉक्टर आरसी शुक्ला जी, सादर अभिनंदन। इस गोष्ठी में अपने माइक को मुखर कर लें और हमसे मुखातिब। स्वागत। धन्यवाद निश्चय जी। मैं एक अति साधारण कवि हूं, यद्यपि मैं पिछले 50 वर्षों से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताएं लिख रहा हूं। इस वक्त मेरी आयु 79 वर्ष की है, 79 ईयर्स। क्या बात। लेकिन कविता के प्रति मेरा समर्पण इतना गहरा है कि इस आयु में भी प्रत्येक दिन मैं लगभग 5-6 घंटे
अंग्रेजी और हिंदी दोनों के साहित्य को समर्पित करता हूं। ये निश्चल जी का मेरे प्रति स्नेह है कि मुझे आज इस गोष्ठी में उन्होंने शामिल किया है, और मेरा बड़ा भाग्य है कि जिस गोष्ठी की अध्यक्षता श्रद्धेय श्री रामदर्श मिश्र जी कर रहे हो, उस गोष्ठी में अपनी कविताएं पढ़ने का अवसर मुझे मिला है। कविताएं पढ़ने से पहले मैं श्रद्धेय श्री रामदर्श मिश्र जी को प्रणाम अर्पित करता हूं, माता जी को भी करता हूं, और उनसे अनुमति चाहता हूं कविता पढ़ने की। जी जी, आपको अनुमति है डॉक्टर साहब की? सुनिए जी। ये मैं एक गीत पढ़ रहा हूं। कामनाओं के जगत में जो फंसा है, कामनाओं के जगत में जो फंसा है, जान ले वह मृत्यु जीवन से बड़ी है। क्या बात! कामनाओं के जगत में जो फंसा है, जान ले वो मृत्यु जीवन से बड़ी है। शुचि सुगंधित प्रणय के त्योहार के दिन, शुचि सुगंधित प्रणय के त्योहार के दिन, अग्नि के सम्मुख जिसे अपना कहा था। शुचि सुगंधित प्रणय के त्योहार के दिन, अग्नि के सम्मुख जिसे अपना कहा था। भूल कर संबंध अपने परिजनों से, शांत रहकर हर समीक्षा को सहा था। चुक गई है कांति उसके कृश बदन की, चुक गई है कांति उसके कृश बदन की, मृतक होने को निरर्थक सी पड़ी है। कामनाओं की परिधि में जो फंसा है, जान ले वो मृत्यु जीवन से बड़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मैं बड़ा हो जाऊं जैसे वृक्ष बटका, मैं बड़ा हो जाऊं जैसे वृक्ष बटका, लोग मेरी छांव के नीचे खड़े हों। यश मुझे मिल जाए जो कोई न छीने, यश मुझे मिले, मैं जिन्हें चाहूं वही पौधे बड़े हों, मैं जिन्हें चाहूं वही पौधे बड़े हों। बढ़ गया दुर्भिक्ष पानी चुक गया सब, बढ़ गया दुर्भिक्ष पानी चुक गया सब। फसल सारी खेत में मृत्यु पड़ी है, फसल सारी खेत में मृत्यु पड़ी है। शक्ति से अपनी उन्हें भयभीत कर दूं, शक्ति से अपनी उन्हें भयभीत कर दूं, जो मेरे संदेश को सुनते नहीं है। शक्ति से अपनी उन्हें भयभीत कर दूं, जो मेरे संदेश को सुनते नहीं है। बांध लूं जंजीर में सारे शहर को, क्योंकि मेरे स्वप्न भी बुनते नहीं है। बांध लूं जंजीर में सारे शहर को, क्योंकि मेरे स्वप्न भी बुनते नहीं है। कौन समझाए निरंकुश शासकों को, कौन समझाए निरंकुश शासकों को, शांत कुटिया महल से निश्चित बड़ी है, शांत कुटिया महल से निश्चित बड़ी है। दूर तक फैली धरा मेरा सदन हो, दूर तक फैली धरा मेरा सदन हो, जगत की पूंजी सभी हो जाए मेरी। हर सुख हो धूप मेरे अजर में हर दम खिली हो, समझ लो यदि समझने की बुद्धि तो क्या बात! समझ लो यदि समझने की है पाली नहीं। क्या बात! एक वैरागी यहाँ ऐसा हुआ है, कामना जिसने कभी पाली नहीं थी। मोह जिसका नेह का छूने, मोह जिसको नेह का छूने न पाया, मोह जिसको नेह का छूने न पाया। आंख जिसकी अश्रु से खाली नहीं थी। वासना से मुक्त होना ही तपस्या, वासना से मुक्त होना ही तपस्या। ज्ञान ही इंसान की अंतिम छड़ी है, ज्ञान ही इंसान की अंतिम छड़ी है। अब कामनाओं की डगर सीमा रहित है, कामनाओं की डगर सीमा रहित है। कौन कह सकता यहाँ विश्राम होगा, कौन कह सकता यहाँ विश्राम होगा। एक इच्छा दूसरी से पूछती है, एक इच्छा दूसरी से पूछती है, इन शिलाओं पर तुम्हारा नाम होगा। घूमती रहती सुई रुकती नहीं है, घूमती रहती सुई रुकती नहीं है। वासना दीवार पर लटकी खड़ी है, घूमती रहती सुई,
रुकती नहीं है, वासना दीवार पर लटकी खड़ी है, कामनाओं के जगत में जो फंसा है, जान ले वो मृत्यु जीवन से पड़ी। क्या बात है। अब जी दूसरी कविता सुना रहा हूं आपको। जी 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 इसमें राग और वैराग्य के बीच का संघर्ष है। जी जी, स्वागत स्वागत। जिंदगी की सड़क के दो छोर होते हैं। पहले छोर का नाम है राग अर्थात श्रृंगार, दूसरे का वैराग्य। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहता है राग से वैराग्य की तरफ, कभी वैराग्य से राग की तरफ। राग से वितृष्ण होकर वो चल देता है वैराग्य की ओर, किंतु अक्सर वैराग्य का सूनापन उसे रास नहीं आता और वो गुनाह बदल देता है अपना निर्णय। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन भर फंसा रहता है इसी द्वंद्वात्मक संघर्ष में। इस संघर्ष को हम समझ सकते हैं राग वैराग्य के बीच में हुए। उस व्यक्ति से श्रृंगार ने पूछा, क्या कारण की लालसा भरे नेत्रों से तुम निहार रहे हो मुझे बार बार अमानत घोषित करने वाले, तुम क्यों इतने निकट खड़े हो मेरे? तुम्हारी तो यही मान्यता थी कि मनुष्य की सारी पीड़ाओं की जड़ मैं ही हूं। तुमने उपनिषदों का अध्ययन किया है, बुद्ध के उपदेशों की समीक्षा की है, तुमने भर्तृहरि की पूरी कहानी भी पढ़ी है। बोलो तो वैरागी, आज तुम इतने टूटे हुए से क्यों हो? तुम मौन क्यों हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब क्यों कर रहे हो? प्रश्नों को सुनकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव हुआ वैराग्य को। आज वो तैयार नहीं था तर्क करने के लिए, अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए। उसने उद्धृत नहीं किया किसी श्लोक को, अपने मन के द्वंद्व को छिपाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया उसने। कुछ देर शांत रहने के बाद वैराग्य बोला, श्रृंगार को नकारने की शक्ति नहीं है वैराग्य के पास। श्रृंगार को नकारने की शक्ति नहीं है वैराग्य के पास। अपनी इंद्रियों पर प्रहार करते हुए वो भले ही चला जाता हो नीरवता के पास, किंतु अपनी स्मृति के पटल पर बनी हुई रेखाओं से मुक्ति पाना संभव ही नहीं है वैराग्य के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मैं वैरागी हूं, किंतु कभी मैं भी रागी हुआ करता था। श्रृंगार का अपना एक राज्य है जिसमें प्रवेश करना चाहता है संसार का प्रत्येक प्राणी। श्रृंगार का बहुत बड़ा संबंध है मनुष्य के शरीर से, उसके मन से। बहुत विचार करने के बाद, स्वयं को बहुत समय तक नियंत्रित रखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कामनाओं से मुक्त होकर जीना संभव ही नहीं है मनुष्य के लिए। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भूत को पूरी तरह विस्तृत करना एक बहुत दुष्कर कार्य है। यह स्वीकार करने में मैं कोई छोटापन महसूस नहीं कर सकता कि वैराग्य का मार्ग राग से ही होकर जाता है। ये स्वीकार करने में मैं कोई छोटापन महसूस नहीं करता कि वैराग्य का मार्ग राग से ही होकर जाता है और राग बहुत प्रिय होता है श्रृंगार को। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमें दास नहीं होना चाहिए श्रृंगार का, किंतु उसके तिरस्कार से बचना चाहिए। श्रृंगार भी एक शब्द है राग की तरह, और एक बहुत बड़ा यथार्थ ये भी है कि वैराग्य बार बार लौट कर आता है राग के पास। विश्वामित्र जैसे ऋषि भी कहां बच पाए थे श्रृंगार से। शकुंतला जिसे कालिदास ने चुना था अपने महाकाव्य के लिए, श्रृंगार की ही प्रतिमा थी। उर्वशी भी श्रृंगार की देवी थी, द्रौपदी भी। मैंने बहुत प्रतिबंध लगाए अपने ऊपर, लेकिन तुम्हारे महत्व को अमानत घोषित करने का साहस अब शेष नहीं रह गया है मेरे पास। प्रकृति ध्यान पूर्वक सुन रही थी श्रृंगार तथा वैराग्य के बीच हुई ये लघु वार्ता, और फिर हंसती हुई चली गई उस स्थान से। शुक्ला जी, एक छोटी सी कविता और सुना दें, एक लघु कविता, उसे समाहार करें। ठीक ठीक ठीक, अभी सुनाता हूं। एक छोटा सा गीत है। स्वागत स्वागत। जो लगता है सिर्फ असंभव, जो लगता है सिर्फ असंभव, ऐसे कठिन प्रणय की बात कही है मैंने अपने गीतों में। जो लगता है सिर्फ असंभव, ऐसे कठिन प्रणय की बात कही है मैंने अपने गीतों में। जाने क्यों कहते वे, ये तो पागल है।
प्रणय भाव हरगिज तूफान नहीं होता, प्रणय भाव हरगिज तूफान नहीं होता, इंच इंच भर आगे बढ़ता जैसे जीवन बढ़ता है। धैर्य ओढ़कर और बिछाकर चादर संयम की बैठा रहता है आशा के आंगन में। हो जाता आरंभ प्रथम अवलोकन पर जीवन के रहते नष्ट नहीं होता। ऐसे विमल प्रेम की गाथा मैं कहता हूं अपने गीतों में, जाने क्यों कहते हुए मैं तो पागल। पुरुष उपासक होता इसमें नारी पूजी जाती है। तन ऐसे आता है इस लंबी यात्रा में जैसे कठिन प्यास में जल आ जाता है। ये रिश्ता संचालित होता प्रज्ञा से, थोड़ी भावुकता तो इसको रास नहीं आती। प्रेम भविता की कुटिया में रहने वाला जोगी है। इसी प्रेम की चर्चा मैंने की अपने गीतों में, जाने क्यों कहते हुए मैं तो पागल हूं। जैसे कर्म दिया करता है फल अपने कर्ता को, प्रणय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, अंधियारे के भीतर ये दीपक सच जलता है। मन के उपवन में गुलाब का फूल गंध देता रहता, इसकी सौगंधे आश्वासन व्यर्थ नहीं जाते। ब्याह नहीं होने पर कुंवारा मर जाता, इसी प्रणय के स्वागत में अपने गीत लिखा करता हूं मैं, जाने क्यों कहते हुए मैं तो पागल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजेश शुक्ल जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और इस बात के लिए आश्वस्त किया कि ये जो जीवन के 5 दशक हैं उसको अभी आप और कई दशकों बढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं। कि जो रचना से जुड़ता है उतनी उम्र उसकी और बढ़ जाती जी। रचनाकार की उम्र लंबी होनी ही चाहिए, क्योंकि वही है जो सार्थक रचता है, वही है जो कबीरेवह प्रजापति के तुल्य है। तो बहुत शुक्रिया। और अब हमारे बीच है मोहन कुमार डहरिया जी, जैसा कि मैंने बताया छिंदवाड़ा से वे ताल्लुक रखते हैं। तो वहाँ का लोग, वहाँ का समूह और पूरा हिंदी समाज उनकी दृष्टि में है। उनका बोलना कहाँ होगी हमारी जगह, न लौटे कोई इस तरह। उनकी कविता के अनेक रंग हैं, उसमें प्रेम का रंग भी है, जीवन के यथार्थ भी हैं। वो छिंदवाड़ा की बड़ी कठिन जिंदगी भी है जिससे वहाँ का समाज गुजरता है। वहाँ मुझे लगता है कि कुछ कोयला खदानें वगैरह भी होंगी, वो एक तरह के श्रमिकों का इलाका भी है। तो इनकी कविताओं में उसकी वानगी मिलती है। मैंने इनकी प्रेम कविताएं भी पढ़ी हैं और कहाँ होगी हमारी जगह भी पढ़ी है, उसकी कविताएं भी, उस पर लिखा भी है मैंने पुस्तक वार्ता में। और मैं संतुष्ट हूँ कि कवि को एक संपूर्ण कवि कैसे होना चाहिए जब तक कि वो अपनी कविता में संपूर्ण की साधना नहीं करता है। मोहन कुमार डहरिया जी उस साधना के कवि हैं, उस साधनावस्था के कवि हैं जहां पर इनके काव्य तत्वों में वह खनिज है, वो अयस्क है जो इनको आम आदमी के सुख दुख से जोड़ता है, इनके निजी राग का विस्तार करता है। और इसी तरह इन्होंने अपने कवि को स्थापित किया है। जैसा कि मैंने कहा कि बिना किसी केंद्रीयता के, बिना किसी की लाडले के, बिना आलोचकों की परिक्रमा किए ये एकांत रचते रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उस इलाके के और भी कवि हैं जो बहुत ही शिद्दत से, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश सदैव कविता की दृष्टि से उर्वर रहा है, तो ऐसे कविता की दृष्टि से उर्वर प्रदेश के एक उर्वर कवि मोहन कुमार डहरिया को मैं बुलाने से पहले एक वानगी रखना चाहता हूँ। कुछ लंबी कविताएं होती हैं मझोले आकार की, लेकिन आपको पूरी स्थापत्य में साथ ले चलती हुई और बहुत ही एक तरह की पूरी आकुलता के साथ कविताएं रचते हैं। एक कविता का एक अंश है कि वर्षों से पुकार रहा हूं, पहुंच नहीं पाती तुम तक मेरी आवाज, बताओ मेरे छूटे हुए प्रेम हमें कैसे पुकारूं। किसी प्राग ऐतिहासिक मनुष्य सा पुकारूं, छालता हुआ अपनी आवाज से कामनाओं के छींटे। उस परिंदे सा पुकारूं जो पुकारता है अपने साथी परिंदे को। जंगल में आग से घिर जाने के बाद पालने में लेटे शिशु जैसे अंदाज में पुकारना तो भोलेपन की अति होगी। या उस सूफी गायक सा पुकारूं जो पुकारता है गीत में एक ही पंक्ति को दोहराते हुए कई बार खटखटा रहा है, मानो एक निश्चित अंतराल के बाद लयबद्ध ढंग से अपने आराध्य का द्वार। तो कविता की इस बारीक तह में
जाने का साहस रखने वाले और सामर्थ्य रखने वाले। साहस तो प्रायः होता है, सामर्थ्य नहीं होता। साहस और सामर्थ्य के कवि हैं मोहन कुमार डेरिया जी। मैं चाहता हूं कि अपनी कविताओं की समस्त रंगतों के साथ 4-5 कविताएं आप यहाँ रखें। मोहन जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मेरी आवाज पहुंच रही है ओम निश्चल जी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत ही खनकदार आवाज है जी, सुनाए। ये वाकई ऐतिहासिक मौका है मेरे लिए भी कि इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता रामदत्त मिश्र जी कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने लिखते पढ़ते साहित्य के संस्कार ग्रहण किए। आज हमारे बीच वो है तो बड़ा ही गौरव से भरा हुआ क्षण। साथियों, मेरी कविता थोड़ा सा लंबी होती है, इसलिए मैं 2 या 3 ही सुनाऊंगा, क्योंकि जितना समय ओम जी ने कहा है वो उसके अंदर सिमट आएगा। हो सकता है 3-4 मिनट से ज्यादा हो जाए। जी, हाँ, ये पहली कविता का शीर्षक है नाच। हाँ, नाच शीर्षक से मैं कविता पढ़ रहा हूँ। ये मेरे चौथे जो कविता संग्रह है, इस घर में रहना एक कला है, उसमें ये कविता संग्रहित है। अच्छा, जी। हाँ, नाच शीर्षक से मैं कविता पढ़ रहा हूँ। वर्षों से रही है मेरे अंदर एक इच्छा, नाचना है किसी की शादी में, जी भर कर नाचना है, होकर पसीने में तरबतर खूब नाचना है। कोशिश भी की मैंने कई बार, परंतु हमेशा ही लगा नट बोल्टों में जकड़ गए हैं मेरे शरीर के सारे अंग, और लगा किसी चट्टान से निरर्थक संवाद कर रही है मेरी आत्मा। एक बार पूछा था मैंने अपने कस्बे के लोकप्रिय बूढ़े नचैया से, अपने कस्बे के बेहद लोकप्रिय बूढ़े नचैया से, बाबा कैसे प्रवेश करूं आखिर में नाच की दुनिया में? कहा था तब उसने नाचा करो बेटा, तुम तो खूब नाचा करो, एक पैर पे खड़े होकर बजाकर मुंह से सीटी, तुम तो नाचा करो। फिर आसपास की टोह लेकर गहरी धुंध जैसी रहस्यमय आवाज में कहा था उसने, देखो बेटा, बेहद कठिन नहीं होता है नाचना। देखो बेटा, बेहद कठिन नहीं होता है नाचना। नृत्य के लिए विधिवत शिक्षा की जरूरत नहीं है। कोई गुरु नहीं सिखा सकता है तुम्हें, कोई गुरु तुम्हें नहीं ले जा सकता है नाच के किसी सार्थक संसार में। हाँ, नाचने के लिए बस इतना ध्यान रखो, बस तना ना हो रौब के दर्द से तुम्हारा माथा, पीठ पे ना लगा हो स्मृतियों का कबाड़ खाना, देह के तने में भी नहीं होना चाहिए जगह जगह कुंठाओं की गांठ। अरे यह तो स्पष्ट है, जोरदार नाच के लिए रहे विचारों में हमेशा लचीलापन। देखो बेटा, फिर से सुनो, तुम तो नाचा करो, कुछ भी नाचो, चाहे भांगड़ा, गरबा या लावनी। नाचना है दरअसल मनुष्यों की आदिम प्रवृत्ति। इससे कपास के फूल सा हल्का हो जाता है तनावग्रस्त मन। क्या बात है। इससे हल्का हो जाता है कपास के फूल सा तनावग्रस्त मन। मिल जाते हैं जीवन के कठिनतम सवालों के हल। नाचना भी एक उपाय है पापियों के लिए, अपनी आत्मा के कुबड़ से छुटकारा पाने के लिए। एक सच्चा और गहरा नाच करा सकता है मनुष्यों का ईश्वर से साक्षात्कार। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर पूछो इतिहासकारों से।
नाचते नाचते ही राजमहल की दीवारों को तोड़ दिया था। मीरा जैसी महान संत कवयित्रियों ने क्या बात है। गवाह है समय, गवाह है समय। नाचते नाचते ही कई हत्यारे महानायकों की कम हो गई थी आंखों की सुर्खी। नाचते नाचते ही झड़ गए थे उनकी जहर के दांत। तुमको नाचा करो बेटा। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। कई बार किए मैंने नाचने कीर्तन, लेकिन वही ढाक के 3 पात। फिजूल चली गई उस बूढ़े की शिक्षा। होता हूं अब भी जब किसी मित्र रिश्तेदार की शादी में शामिल, तो करते हैं रिश्तेदार नाचने का अनुरोध। शरारत से बच्चे करते हैं उंगली से मेरे ही तरफ इशारा, अंकल को नचाओ, अंकल को नचाओ। और मैं हूं कि बौखला कर हो जाता हूं पसीने पसीने। वाह वाह। क्यों नहीं नाच पाता हूं आखिर मैं? क्यों नहीं आखिर नाच पाता हूं मैं? क्या किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई है? रागात्मक चीजों से संबंध रखने वाली मेरे हृदय की कोशिकाएं, मेरे चेहरे पे पड़ा कोई नकाब तो नहीं रोकता मुझे थिरकने से? मैं क्या कोई बर्फ का पहाड़ हूं? मैं क्या कोई बर्फ का पहाड़ हूं जो रहता हूं इस कदर अपनी उज्जवल सफेदी में तल्लीन कि असर ही नहीं डालती मुझे आसपास बजने वाले किसी भी बैंड बाजे की आवाज? एक ही मुद्रा में तप करने वाला मैं कोई ऋषि तो नहीं हूं? एक ही मुद्रा में तप करने वाला मैं कोई ऋषि तो नहीं हूं जो भूल गया है शरीर की अन्य मुद्राएं भी होती है। होता है जिनका मनुष्य के उमंग उल्लास से संबंध। यह भी हो सकता है ज्ञान और विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। यह भी हो सकता है ज्ञान और विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अब मैं किसी रोबोट में तब्दील हो गया हूं जो जब भी उत्सव धर्मी मनुष्यों के बीच आता है नाचने के सवाल को लेकर बड़ी कातर नजरों से देखने लगता है किसी रिमोट कंट्रोल की तरफ। जबकि वर्षों से रही है मेरी इच्छा, नाचना है किसी की शादी में, जी भर कर नाचना है। मित्रों, ये दूसरी और अंतिम कविता पढ़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी कविता थोड़ा सा लंबी होती है, ये दूसरी और अंतिम कविता। जी जी, स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। जी जी, स्वागत स्वागत। इस सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। क्या करता होगा फिर वहां? क्या करता होगा फिर वहां? बैलों से जुता तो नहीं है परिवार के कोल्हू में? कहीं मानने तो नहीं लगा साहित्य और कलाओं को मनुष्य की आत्मा का फिजूल का सगल? रह तो नहीं रहा किसी नासूर के अंदर? विरक्त तो नहीं हो गया देखकर लेखक की पाखंड और पुरस्कारों की राजनीति? भर तो नहीं ली पेन में उसने कोई पिघली हुई आग? चल तो नहीं पड़ा किसी धर्मगुरु की मायावी छाया के पीछे पीछे? अरे बहसत दिखाई देती थी उसकी आंखों में और होंठ अक्सर बताते थे। अरे बहसत दिखाई देती थी उसकी आंखों में पहले भी और होंठ अक्सर बुदबुदाते थे। सड़क तो नहीं रहा है अंदर ही अंदर किसी मनोचिकित्सालय की ओर? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा नहीं था। लिखना पढ़ना उसके लिए सांस लेने जैसा था। कहता था मात्र औसत पुत्र पिता या भाई नहीं है वहां। परंतु सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। परंतु सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता।
खड़ा तो नहीं है अपने कभी और ना होने की दुविधा में, किसी पर्यटक सा देखने तो नहीं लगा जीवन की त्रासदियों को सैलानी भाव से। उठती तो होगी उसके अंदर लिखने की लहर, उठती तो होगी उसके अंदर लिखने की लहर, बहकाता होगा लेकिन अपनी आत्मा को कुतर्कों से। मुझे आशंका तो उससे पिछली मुलाकात में ही थी, मुझे आशंका तो उससे पिछली मुलाकात से ही थी। मिला था जब बरसों बाद, कसकर गले ना लगकर तना रहा लोई की छड़ सा, नहीं लगाए पीठ पर आत्मा को खिलखिला देने वाले घूंसे, नहीं कहा मुझे सुनाने को कविता, मना किया अपने वातानुकूलित घर में जोर जोर से बात करने को। अरे लगाए मैंने भी बात जोरदार अट्ठास, अरे लगाए मैंने भी बात बेबात जोरदार अट्ठास, जोर से पादा हाल के बीचों बीच खड़े होकर। साहित्य जीवन और मनुष्यता के पक्ष में मेरे पास उस समय इससे बुलंद आवाज कोई और ना थी। सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता, सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। क्या करता होगा फिर वहां, क्या करता होगा फिर वहां? अरे हाँ, याद आया, कहा करता था शेर है वहां साहित्य के जंगल का। अरे हाँ, याद आया, कहा करता था शेर है वहां साहित्य के जंगल का। करेगा जब भी शिकार सिर्फ 3 छलांग में करेगा। तय की थी उसने लिखने के लिए जो शेर पने की कसौटी, ध्वस्त तो नहीं हो गया उसे साधने की कोशिश में कहीं बाहर। सुना है हरीश कुमार आजकल बिल्कुल। धन्यवाद मित्रों। मोहन कुमार डेहरिया जी, आपने तो स्तब्ध कर दिया। निश्चित रूप से कविताएं आपकी लंबी हैं, लेकिन जिस तनाव पर आप कविताएं रचते हैं और जिन विडंबनाओं पर दृष्टिपात करते हैं कविताओं में, ये बहुत ही हमारे ऊपर एक बहुत मार्मिक प्रभाव छोड़ती है। नाच कविता आपकी एक अलग किस्म की कविता है और दूर तक आप उसके अर्थ के साथ जाते हैं। और हरीश कुमार आजकल बिल्कुल नहीं लिखता। ये लेखन की दुनिया के भीतर का जो अंधेरा है, जो निराशा है और जो नकली आवाजें खनक रही हैं बाजार में, उस खटाटोप में जैसे बहुत सारे लेखक मस्त नजर आते हैं, जैसे ऐसी कोई छवि आप निर्मित करते हैं एक ऐसे अपनी कविताओं में। तो मुझे लगता है कि जो लेखन में एक फौरी सफलता की जो कुंजियां हैं, जो साध रहे हैं, वो भी आपकी नजर में है, वो भी आपकी दृष्टि में है। और इन्हीं विडंबनाओं और तनाव और बुनियादी जो नकली आवाजें हैं, उनके बीच अपनी आवाज को पहचानने का ये आपका जतन है। बहुत आभार और कृतज्ञता। इस काव्य संध्या को आपने अपनी तरीके से संपन्न किया है। और अब इस कविता संग्रह इस ये कविता संध्या इस मोड़ पर है कि मेरे लिए लगभग ये आदेश होता है कि कुछ भी लिखिए तो कुछ सुनाइए जरूर, उसके बाद फिर मैं रामदर जी से आग्रह कर सकता हूँ कि वे कुछ सुनाएं। तो यही होता है कि फिर वे संबोधित करते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उनके बाद मैं पढ़ नहीं सकता और मैं बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूँ। लेकिन एक छोटी सी रचना आपके सम्मुख रखता हूँ। गीत है, वो है कि कुछ ना कहो। ये एक बंदिश है, एक उस पर ये पूरी रचना आधारित है। डॉक्टर साहब के लिए उन्हें समर्पित ये रचना इस प्रोटोकॉल के तहत कि इस काव्य संध्या में मेरी हाजिरी एक कवि रूप में भी लगे। तो ये गीत मैं पढ़ रहा हूं कि कुछ ना कहो, कुछ
कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, जैसे मैं बह रही हूँ भावों की नाव में, वैसे तुम भी बहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, जैसे मैं बह रही हूँ भावों की नाव में, वैसे तुम भी बहो, कुछ ना कहो। थोड़ा चुप भी रहो, जैसे चुप हैं हवाएं, जैसे गाती दिशाएं, जैसे बारिश की बूंदें सुने आंख मूंदे, जैसे बिखरा दे फिजा में कोई वैदिक ऋचाएं। थोड़ा चुप भी रहो, जैसे चुप हैं हवाएं, जैसे गाती दिशाएं, जैसे बारिश की बूंदें सुने आंख मूंदे, जैसे बिखरा दे फिजा में कोई वैदिक ऋचाएं। कल्पना के भुवन में यूं ही बैठे रहो, यूं ही बैठे रहो, कल्पना के भुवन में जैसे बहती है नदिया, वैसे तुम भी बहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। ये फिजा कह रही कुछ, ये हवा कुछ, ये फिजा कह रही, ये हवा कह रही कुछ, खुले से नयन ये जो कह रही कुछ, इनकी बातें सुनो, इनकी खामोशियां, चुप सी ये सरगोशियां, हाथ में हाथ लो, बाहों थाम लो, मुंह न खोलेंगे यूं आज जो भी कहो, कुछ ना कहो, मैं बह रही हूँ ख्वाबों की नदियों में, वैसे तुम भी बहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। तो ये गीत रचना रामदर्शी मिश्र के लिए और इसी के बहाने अपने सभी कवि मित्रों के लिए, सुनने वालों के लिए। और अब रामदर्शी, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि वे अपने कवि मित्रों से संवाद करते हैं जो विभिन्न पीढ़ियों के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। वे सभी विधाओं के रचनाकार हैं। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने गजलें लिखी, विभिन्न काव्य शैलियों में उन्होंने प्रयोग किए हैं और जाहिर है कि कविता के बड़े अक्षर हैं, हिंदी विश्व के एक सतत सहयात्री हैं। तो अब ये बेला रामदर्शी के नाम है, उनसे आग्रह है कि वे कवियों को संबोधित करें, कुछ अपनी रचनाएं सुनाएं, जिससे कि ये कविता संध्या उनके स्वर से आपूरित हो और सार्थक हो। तो डॉक्टर रामदर्शी मिश्र का सादर अभिनंदन अभिवादन के साथ। भाई ओम जी, मोहन कुमार जी, राजीव जी, प्रतिभा जी, थोड़ा और भीतर आ जाता है। हर बार मैं ये बात दोहराता हूँ कि आप लोगों का सानिध्य और आप लोगों की कविताएं मुझे बहुत कुछ दे जाती हैं और समय के साथ जोड़ देती हैं। हर बार कहता हूँ कि मैं तो अपने घर में स्थित हूँ और
फिलहाल जितना लिखना पढ़ना हो सकता है उतना करता हूँ। कविताएं कौन कौन लोग लिख रहे हैं, कैसी लिख रहे हैं, जो पत्रिकाएं मेरे पास आती हैं उनके माध्यम से कुछ जान लेता हूँ। लेकिन पत्रिकाएं हों या आलोचनाएं हों, उनसे अलग काफी कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। किसी आलोचक की परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। आप लोगों की कविताएं सुनकर ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपनी राह चल रहा है, अपने अनुभव कह रहा है। दुनिया वही है, तुम्हारे आसपास है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन हमारा विजन अलग होता है। राग बिराग हो, नाच हो और देखिए गजलें हों, ये एक दूसरे का पर्याय नहीं है। सब में अपनी अपनी विजन है, अपना अपना विजन है। समाज को देखने का, सत्य को देखने का अपना रास्ता है। ओम जी इतने निष्क्रिय हैं कि अंत में एक कविता पढ़ देते हैं, लेकिन इतनी अच्छी कविता होती है, इतनी कविता होती है कि लगता है कि भीतर गूंज रही है। तो मित्रों, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबने अपने अपने ढंग से दुनिया को देख ऐसी चीजें ली हैं। राग विराग का जो संबंध है उसको बड़े सलीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। ऐसे तो बड़ा एक तो मामूली शब्द है और कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देख करके इतना कुछ रह गया। और रमीला की साहस तो कुछ मैं और भी अनुभव करने लगा। वो बनारस की हैं, मैं बनारस में रहा हूँ, तो बनारस का जब कोई होता है तो अजीब सी तल्लीन गीता सी दिखाई पड़ती है। बनारस आ जाता है मेरे सामने। तो मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ, आप मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं बड़ा कवि हूँ या बड़ा कथाकार हूँ या न हूँ, लेकिन उम्र में सबसे बड़ा हूँ, हकदार होता हूँ आपके मन में मेरे लेखन पर है। तो ये मेरे लिए नीति है, मेरे लिए तो गीत सुनाओ। जी जी, स्वागत डॉक्टर साहब। मैंने शैलियों में लिखा है। मैं एक बार कनाट प्लेस में श्रीकांत वर्मा के साथ घूम रहा था। मिश्र जी, फागुन में क्या है कि तुम लोग फागुन क्या करते हो? वो तो जी करके जाना जा सकता है। जिसने फागुन को जिया है वो जानता है फागुन क्या है। तो मैं उसी फागुन पर एक गीत पढ़ रहा हूँ। क्या बात, फागुन पर गीत, बहुत अच्छा। आते हैं न चलता कब, आते हैं पता न चलता क्या,
क्या बात, आते क्या हैं बात। और वो उड़ जाते हैं। और तो आते जाते हैं बस, और आते जाते चलते रहते हैं हम यूं ही उनमें होकर खोते पाते। चलते रहते हैं हम यूं ही उनमें होकर खोते पाते। पर आंधा होता है फागुन उस दिशा से ही, लगता जैसे ले नाम हमें गुहराते हैं। पर आने वाला होता है कि फागुन दूर दिशा से ही, लगता जैसे ले नाम हमें गुहराते हैं। फागुन के उड़ जाते हैं, फागुन के बहने लगती है नदी एक खुशबू की आकुल सांसों में। बहने लगती है नदी एक खुशबू की आकुल सांसों में। लग जाती है निर्धूम आग सहसा से मरा पलाशों में। लग जाती है निर्धूम आग सहसा से मरो पलाशों में। छिड़ती हुई फसलों को फंसने लगती है बावरी हवा। छिड़ती हुई फसलों को फंसने लगती है बावरी हवा। कितने रागों में यहाँ वहाँ बस गाते हैं दिन फागुन। क्या बात, क्या बात। कितने रागों में यहाँ वहाँ बस गाते हैं दिन फागुन के। फंसने लगता है फूलों में फूलों जैसा ही कांटा भी। फंसने लगता है फूलों में फूलों जैसा ही कांटा भी। गुंजट हो उठता है जीवन स्वर से सन्नाटा भी। गुंजट हो उठता है जीवन स्वर से सहमा सन्नाटा भी। तनकर आभा से बिरवे भी छोटे छोटे मुस्कुराते हैं। तनकर आभा से बिरवे भी छोटे छोटे मुस्कुराते हैं। सुनी आंखों में कितने दिए जलाते हैं दिन फागुन। सुनी आंखों में कितने दिए जलाते हैं दिन फागुन के। उगती है सुबह नहाई सी महमा सोने के पानी में। उगती है सुबह नहाई सी महमा सोने के पानी में। दोपहरी गीत गुनगुनाती अलसाई हुई जवानी में। दोपहरी गीत गुनगुनाती अलसाई हुई जवानी में। रागाकुल संध्या में पुकारने लगते हैं घर अपने अपने। रागाकुल संध्या में पुकारने लगते घर अपने अपने। दिवरात हुई सपने हजार भर लाते हैं। दिवरात हुई सपने हजार भर लाते हैं दिन फागुन के। आखिरी है, जाने लगता है तो लगता क्यों जाते हैं ये दिल पगले। क्या बात है। जाने लगते हैं तो लगता क्यों जाते हैं ये दिन पगले। जाते हैं तो फिर क्यों न शीघ्र ही आते हैं ये दिन पगले। जाते हैं तो फिर क्यों न शीघ्र ही आते हैं ये दिन पगले। कोयल पुकारती रह जाती, कोयल पुकारती रह जाती, लेते हैं दामन थाम सुमन। पर कौन रुका है यहाँ कहाँ रुकवाते हैं। पर कौन रुका है यहाँ कहाँ रुकवाते हैं दिन फागुन के। आते हैं पता न चलता कब जाते हैं। बहुत अच्छा, वाह। दूसरा गीत है, मैं दादा बन गया किंतु माँ अब भी बहुत याद आती है। क्या बात। मैं दादा बन गया किंतु माँ अब भी बहुत याद आती है। बूढ़े मेरे बूढ़े कंधों पर सहसा कोई बच्चा चढ़ जाता। क्या बात। मेरे बूढ़े कंध पर सहसा कोई बच्चा चढ़ जाता। फेंक फांक कर कोई जाता। मेरी पोथी कोई बाल गीत पड़ जाता। दरवाजे पर खड़ी हुई माँ देख देख कर मुस्कुराती है। दरवाजे पर खड़ी हुई माँ देख देख कर मुस्कुराती है। दादा बन गया किंतु माँ अम्मी को गोदी में मेरा सिर लेकर कहती बहुत दिनों पर आए। गोदी में मेरा सिर लेकर कहती बहुत दिनों पर आए। कैसे रहे बहू कैसी है कैसे हैं बच्चे मन भाए। कैसे रहे बहू कैसी है कैसे हैं बच्चे मन भाए। आंखों में ममता अपार भरकर मेरा सिर थपकाती है।
आंखों में ममता अपार भरकर मेरा सिर खपकाती है। मैं दादा बन गया, क्या शादी है। आ जाती है रात याद वह पास सुलाकर करुण कहानी। आ जाती है याद रात वह पास सुलाकर करुण कहानी। कहती थी माँ मेरी आंखों से झरझर बहता था पानी। कहती थी माँ मेरी आंखों से झरझर बहता था पानी। अब भी मेरी थकी रात में लगता वह लोरी गाती है। अब भी मेरी थकी रात में लगता वह लोरी गाती है। और आते हैं रह रह कर आंखों में गहन अभावों के दिन। हर आते हैं रह रह कर आंखों में गहन अभावों के दिन। इन चोटों से बनते घर के शरीर पर घावों के दिन। चोटों से बनते घर के शरीर पर घावों के दिन। लड़ते इन बेदर्द दिनों से माँ देखो हंसती जाती है। लड़ते इन बेदर्द दिनों से माँ देखो हंसती जाती है। मैं दादा बन गया कि तुम्हारी। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। दोनों कप्तान का शर्त थी तो सही हो जाए। जी। तो एक मैं मुक्तक ला रहा हूँ। जी जी, कुछ मुक्तक डॉक्टर साहब के। मुक्तकों का संसार भी डॉक्टर साहब का बहुत समृद्ध है, जीवनानुभव से भरा हुआ। स्वागत डॉक्टर साहब। छाई रंगतें महफिल में आजकल। आई हुई है रंगतें महफिल में आजकल। राहों के बिना चाहतें मंजिल की आजकल। राहों के बिना चाहतें मंजिल की आजकल। बाजार से होती अब लोगों की गुफ्तगू। बाजार होती है अब लोगों की गुफ्तगू। सुनता नहीं है कोई सदा दिल की आजकल। क्या बात, क्या नहीं बात। है कोई सदा दिल की आजकल। हकीकतों की उदासियां पर उठा सपने पिला रहे हैं। हकीकतों की उदासियां पर उठा सपने पिला रहे हैं। अंधेरा तलब में चिराग भी झिलमिला रहे हैं। लेकिन तलब में चिराग भी झिलमिला रहे हैं। कल न होंगे सारे फूलों को, कल न होंगे। जो आए थे वे चले गए, पर क्या बात। वे जिंदगी में बहार में खिलखिला रहे हैं। वे जिंदगी बहार में खिलखिला रहे हैं। अपना होगा और ही आया होगा। अपना होगा और ही आया होगा। खुश खबर कोई कहीं दूर से लाया होगा। खुश खबर कोई कहीं दूर से लाया होगा। हाँक पर हाँक दे रहा मेरी तन्हाई में। हाँक दे रहा मेरी तन्हाई में। चाहने वाला मुझे कोई पराया होगा। क्या बात है, चाहने वाला होगा पराया हो। बहुत नींद में भय की, नींद में वय की, न जाने कितना पानी बह गया। नींद में उसकी न जाने कितना पानी बह गया। साथ थी कविता सफर में, जाने क्या क्या सह गया। साथ थी कविता सफर में, क्या सह गया। यह कहा कुछ रोज ही कहता रहा। यह कहा और वह कहा कुछ रोज ही कहता रहा। फिर भी लगता है कि कितना अनकहा लग गया। क्या बात। फिर लगता है कभी अनकहा लग गया। क्या भी हो गया। एक और पढ़े रहा हूं जी। इस भरे बाजार में कुछ घर से पहचाना तो है। भरे बाजार में कुछ घर से पहचाना तो है हकीकत बेरहम पर कोई अफसाना तो है हकीकत बेरहम पर कोई अफसाना है।
लग रहा रह रह की दुनिया अब गई, रह रहा लग रहा गई, लेकिन नहीं, साथ में सौदागरों के कोई दीवाना है, साथ में सौदागरों के कोई दीवाना है, मेरे बाजार में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामदर्श मिश्र, जिनके सानिध्य में ये कविता संध्या संपन्न हो रही है। देखिए, रामदर्श जी भी हैं, जैसा होना चाहिए कि साधारणता की तरह, जिसमें सुख के लम्हे भी हैं, दुख के लम्हे भी हैं, उसमें एक साधारण मनुष्य जिन जिन गतिविधियों से गुजरता है, जिससे जितनी भी मनुष्य के स्वभाव की जितनी रंगतें हैं, वे सारी रंगतें इनके लेखन में हैं। न तो कविता में, न कहानी में तमाम वाद और आंदोलन आए। प्रगतिशीलता के मूल्यों को जीते हुए भी रामदर्श जी ने किसी वाद की पगडंडी नहीं अपनाई, जैसे कैलाश वाजपेयी ने, नारायण ने और बहुत सारे कवियों ने। और लेखन को देखा जाए तो आंचलिक उपन्यासों के उस दौर में कितने बड़े उपन्यास उन्होंने दिए, जिनमें जीवन का एक बड़ा खाका मिलता है, गांव का बड़ा परिदृश्य मिलता है। शहर आए तो शहर के जीवन पर कई उपन्यास, और कविता की विभिन्न शैलियों को स्नेह दिया। मुक्त भाव से वे मुक्तक पढ़ते हैं, उनकी कविताओं के अनेक संग्रह हैं, और जिसमें जीवन खिलखिलाता हुआ मिलता है, जीवन की विडंबनाएं मिलती हैं। यदि और कविता क्या होती है, जीवन क्या होता है, हर एक का जीवन ही अंदर धनुषी होता है। उसके रंगों को हम कभी पहचानते हैं, कभी रंगों से अलग हो जाते हैं। कोई न कोई रंग जीवन में प्रमुख होता है, कुछ रंग गौड़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन के अंदर धनुष नहीं। लेकिन कुछ नियति और कुछ हमारी जो अपने क्रियाकलाप हैं, सब एक जीवन में उपलब्धियों का नाम ही सफलता नहीं है। कभी कभी असफल व्यक्ति भी अपनी असफलताओं को भी उतनी उत्फुल्लता से जीता है, जैसे वे उसके हिस्से में कोई सौगात। जीवन को एक दार्शनिक की तरह जिया जाता है, आसुक कभी। तो मुझे लगता है कि रामदर्श मिश्र जी के लेखन में जो विभिन्न विधाओं के में विस्तारधारी लेखन है, उसमें ये सारी प्रवृत्तियां हैं। कितनी तरह के पात्र हैं, आप पढ़ेंगे तो लगा तो मैं, तो वो है, क्या नहीं है। सारी प्रवृत्तियां, सारे पात्र, आलोचनाएं, विडंबनाएं, जीवन जैसा भी है उसको एक क्रिटिक देना, एक क्रिटिक के तरीके से देखना, बाजार से मुठभेड़ करते हुए, पूंजी से मुठभेड़ करते हुए, अपनी सहजता को न त्यागते हुए। मुझे लगता है कि आज भी पूरे संसार में कभी ऐसा प्राणी है जो कम से कम में किसी बाजार से प्रभावित रहते हुए अपने जीवन को सार्थकता के साथ जी सकता है। थोड़ी सी पूंजी में भी, कुछ पूंजी तो अंततः चाहिए ही इस जीवन व्यापार के लिए। बहुत धन्यवाद। और अब ये बेला है इस काव्य संध्या को मोहन कुमार डेहरिया जी ने, प्रतिमा सिन्हा जी ने, राजेश जी ने अपने विभिन्न कविताओं के माध्यम से इसे हमारा सहेजा, और जो रंग कम थे उसमें रामदर्श जी ने अपने रंग भरे, उन्होंने संबोधित किया। और अब बेला है आभार ज्ञापन की। हम सभी अवगत हैं कि इस काव्य संध्या का संयोजन स्मिता मिश्र करती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है हिंदी की, और सौभाग्य से मैं रामदर्श मिश्र की सुपुत्री हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस काव्य संख्या में अपनी ओर से आभार ज्ञापन करें, और उनका आभार ज्ञापन भी बहुत लालित्यपूर्ण होता है। नमस्कार और धन्यवाद ओम जी। ओम जी ने पिताजी के साहित्य पर जो टिप्पणी करते हुए की, मैं वहीं से बात उठाती हूँ कि जो कवि है, सर्जक है, वह दुनियादारी से अलग होता है, और जो सर्जक की जो मस्ती है, दीवानगी है, शायद वही सर्जना के केंद्र में होती है। और इसी बात को राजेश शुक्ल जी ने अपनी कविता से उद्घाटित किया, जिसमें उन्होंने कि कवि है, पागल हैं लोग, चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कवि होना ही अपने आप में एक सार्थक तत्व है। और दुनियादारी और जो सर्जक है उसके बीच की दूरी चाहे जितनी मर्जी हो, दुनियादारी
करने वाला व्यक्ति सर्जक नहीं हो सकता, ये तो तय है। और इसी बात को कविता हो, गजल हो, प्रेम संबंधों के विभिन्न चरणों को प्रतिमा जी अपने गजल और अपने कविता में अभिव्यक्त करती हैं। चाहे मुसलसल राह था, मंजिल नहीं था, वो मेरा जिस था हासिल नहीं था, इनके स्वर ने और इनके नयात्मकता ने अर्थ को नए आयाम दिए। मोहन कुमार डलेरिया जी छिंदवाड़ा से आपने 2 कविताएं पढ़ी, बहुत सामान्य सी शुरुआत करके एक जो प्राश्निकता है, दोनों ही कविताओं में प्राश्निकता है कि मैं क्यों नहीं नाच पाता, या फिर हरीश कुमार क्यों नहीं लिखता। तो ये जो प्रश्न है, ये सामान्य से दिखने वाले प्रश्न समाज के कितने बड़े प्रश्नों के उत्तर के तौर पर आते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी रचनाएं हैं। और नाच जीवन की सहजता जो जो समाप्त होती जा रही है, लोक का जो संबंध होता था सहजता के साथ, लोक से भी हमारा नाता टूट रहा है, तो सहजता से भी नाता टूट रहा है, और सारी ग्रंथियां बीच में पनप रही हैं और हम कहते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपकी कविताओं में अभिव्यक्त हुई। और तीनों ही रचनाकारों ने, जैसे पिताजी ने कहा कि तीनों कवि हैं, लेकिन तीनों के अर्थ क्षेत्र इतने भिन्न भिन्न और व्यापक हैं कि मैं और मेरे विद्यार्थी बहुत संपन्न हुए आप लोगों को सुनकर। और वेद जी की जो मंगल ध्वनि से जो शुरुआत हो जाती है, वह एक बेहतर यात्रा का संकेत दे देती है। और उस यात्रा का जो समापन है, जब ओम जी अपने गीत से कर देते हैं, तो लगता है कि एक मुकम्मल पीस हो गया है। ये पूरी कविता गोष्ठी है, ये एक पूरी खूबसूरत एक ऐसी उपलब्धि हो जाती है जिस उपलब्धि की प्रतीक्षा में मेरे विद्यार्थी पूरे सप्ताह प्रतीक्षा करते हैं। लॉकडाउन, कोरोना, इन तमाम विभीषिकाओं के बावजूद जो जीने की जो एक उम्मीद है, प्रकाश है, जीवन का प्रकाश, वो इस कविता और साहित्य से बराबर बना रहता है। तो मैं अपने कॉलेज जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स विभाग की ओर से, अलुमनाई ग्रुप की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे लगता है कि ओम जी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस तरह से हमारे लिए मोती चुन के लाते हैं पूरे देश से, विदेश से, तो ये जो मोती हैं, ये मोतियों की माला हम पिरोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कविताएं हम प्रत्येक कवि की 1-2 कविताएं जो है वो संग्रह इसका निकालेंगे, चाहे वो एक श्रृंखला हो या 2 हो, लेकिन इसमें हम पूरी निकालेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी 2 कविताएं जो हैं हमें ईमेल अभी मैं ओम जी को भेज दें या हमें भेज दें, तो ये मैं आग्रह करती हूँ। आभार ओम जी, आभार जी। आपका अनम्यूट कर लीजिए ओम जी। बहुत आभार स्मिता जी को भी और हमारे सभी कवि मित्रों को। श्रृंखला जैसी चल रही है, जैसा कि संकल्प लिया है, स्मिता सहमति है, इसको संकलित भी करेंगे। और संकलित करेंगे तो जाहिर है कि हमारा जो कविता का संसार है विभिन्न शैलियों का, वो जो कि इन कविता संख्याओं से होकर गुजरा है, वो संकलित होगा। और मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई अज्ञात कुलशील भी है, लेकिन जिसमें रचना के बीज हैं, उन्हें यहाँ प्रस्तुत करूँ, वरिष्ठ कवियों को भी प्रस्तुत करूँ, उनकी कविता के संसार से थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। इसमें वे वरिष्ठतम कवि भी आएंगे जो कि रामदरस जी से थोड़े वरिष्ठतम ही हैं आयु में। हम सबसे आग्रह करेंगे कि श्रृंखला, इसीलिए इसमें किसी कवि को हम दोहराते नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि देश के कोने अतरे में जहां भी फैले लोग पूरे विश्व में लिख रहे हैं और सार्थक लिख रहे हैं, वे इस मंच पर आए
रामदर्श जी अपने वृद्धावस्था के कारण अभी 1-2 साल से कहीं जा नहीं रहे हैं, हम सभी नहीं जा रहे हैं। तो इसको स्मिता जी ने संभव किया कि अपने कॉलेज की अलमुनाई जो विद्यार्थियों की है, जो साहित्य संगत में रहती है, इनकी संगत में रहती है, जो हिंदी पढ़ाती है, वो कवियों को सुन सके और इस बहाने रामदर्श जी भी अपने कविता संसार से, अद्यतन संसार से अवगत होते रहें। इस बात का ये उपक्रम है जो तमाम समितियों में आज भी हैं और उनके पास बहुत सारी पत्रिकाएं दुनिया भर की आती हैं और वे कवियों को पढ़ते हैं, अभी अपने हाथ से सुलेख में लेते हैं और उनके चश्मे का नंबर भी अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि 98 की वय में शतायु से 2 पदक्रम पीछे हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं ईश्वर से कि उन्हें एक अच्छी सेहत उन्होंने बख्शी है और इसी तरह से क्यों ही साथ साथ चलें सदा, कभी खत अपना सफर न हो, संगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनांसी जानताम का जो सूत्र है उसमें डॉक्टर रामदर्श जी, सृष्टि मिश्री यहाँ पर होते हैं और वे बहुत ही आनंद पूर्वक आपको सुनते हैं। जो विचार गहन कविताएं हैं उनको भी सुनते हैं और जो लालित्य से लतीफदी कविताएं हैं उनको भी सुनते हैं। जीवन के स्वर और सांसों के आरोह क्रम की तरह जीते हैं इन कविताओं। तो बहुत धन्यवाद यहाँ पर जो उपस्थित हैं और आज की संयोजिका स्मिता मिश्री को भी। और हम लोग फिर अगले हफ्ते 5:30 बजे रविवार को फिर कुछ अनूठे और अद्वितीय कवियों के साथ यहाँ पर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और इसी के साथ शुभ संध्या, शुभ रात्रि।